नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़े हमारे इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। स्टार प्रचारक तमाम पार्टियों के वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज हमारा फोकस जो है खास तौर से पश्चिम बंगाल पर रहेगा। पश्चिम बंगाल बहुत दिलचस्प राज्य है। देश का ऐसा राज्य है जहां लंबे समय तक वामपंथियों ने शासन किया और बाद में वामपंथियों को वहां से उखाड़ फेंका ममता दीदी ने तृणमूल कांग्रेस बनाकर। जब तक वो कांग्रेस में थी तब तक वो तृणमूल कांग्रेस का तब तक वो सीपीएम का जो लेफ्ट फ्रंट है उसका बाल बाका नहीं कर पाई, लेकिन टीएमसी बनाकर उन्होंने लेफ्ट फ्रंट को वहां से हटा दिया। एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी एक बार फिर से राज्य में सरकार में वापसी की कोशिशों में लगे हैं। लेकिन दिलचस्प समीकरण वहां इस बार जो बना है वो ये है कि वहां पर जो कांग्रेस है उसने लेफ्ट फ्रंट के साथ हाथ मिला लिया है। बीजेपी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। क्या वहां का चुनावी सिनेरियो है उस पर आज हम बात करेंगे। उसके बारे में खास आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जमीनी रिपोर्ट, और दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन दोनों से परिचय करवाएंगे और उनके बारे में और उनसे भी राय जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की चुनावी सुर्खियों के साथ। केरल में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के भीतर गतिरोध जारी। अंतिम फैसले के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाईकमान से की मुलाकात। उधर एलडीएफ 30 मार्च को करेगी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। असम में प्रधानमंत्री के बाद कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों को उतारेगी चुनावी मैदान में। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मंगलवार और अध्यक्ष सोनिया गांधी की बुधवार को होगी चुनावी रैली। पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर के मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। तीसरे दौर में 21 अप्रैल को मालदा, नादिया, मुर्शिदाबाद, वर्धमान और कोलकाता की 62 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पश्चिम बंगाल सहित तमिलनाडु में चुनाव आयोग का मतदाता जागरूकता अभियान। स्वीप के तहत युवाओं और महिला मतदाताओं को जागरूक बनाने पर आयोग का खासा जोर। तो ये तो आज की चुनावी सुर्खियां थी और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज हमारा फोकस खास तौर से पश्चिम बंगाल रहेगा। और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पहली, इस चुनाव की अगर बात करें तो पहली बार वहां चुनावी रैलियां की। प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषण में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और माकपा कांग्रेस गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने कहा कि सारधा से नारदा तक हुए घोटाले में जनता का पैसा लूट लिया गया है। तो भ्रष्टाचार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बनाया। एक दूसरे का सर काटने वाली लड़ाई लड़ रहे हो और यहां पर्दे के पीछे ये बंगाल की बुद्धि का अपमान है। 34 साल की बर्बादी से बंगाल की विकास यात्रा को गंभीर नुकसान हुआ। बंगाल बर्बाद हो गया, बंगाल खड्डे में जाकर के गिरा। लेकिन 5 साल में बंगाल के आम इंसान के मन को तोड़ दिया। शारदा से नारदा तक पूरी की पूरी लीडरशिप कैमरा के सामने। अगला हफ्ता कब दोगे? तो ये प्रधानमंत्री ने जो पश्चिम बंगाल में अपनी चुनावी रैली में कहा। बंगाल में परिवर्तन पर कटाक्ष करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि ममता शहंशाह बन गई हैं, किसी की परवाह वो नहीं करती। मां माटी मानुष भी राज्य में पीछे छूट गया है। क्या पश्चिम बंगाल की जनता ने इसी परिवर्तन के लिए 2011 में वोट दिया था? 5 साल पहले जब मैं सुनता था परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, तो मुझे भी लगता था कि परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आया, लेकिन कहां आया? दीदी के स्वभाव में परिवर्तन आया, दीदी के इरादों में परिवर्तन आया।
दीदी की कार्यशैली में परिवर्तन आया। बंगाल में परिवर्तन नहीं आया, विपक्ष में सड़कों पर लड़ाई लड़ने वाली ममता दीदी, उसमें ऐसा परिवर्तन आया कि वो एक प्रकार से शहंशाह बनी गई और उसको किसी की परवाह नहीं है। ये लोकतंत्र में परिवर्तन नहीं चाहिए। ये प्रधानमंत्री की रैलियां थी जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर जोरदार हमले किए। और हमारे साथ दो मेहमान आज जुड़े हैं स्टूडियो में। अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और जगदीश उपासने जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। अरविंद जी, सबसे पहले क्या देखते हैं, परिवर्तन के ऊपर काफी प्रधानमंत्री का जोर था। उन्होंने कहा परिवर्तन आया नहीं और बल्कि ममता बनर्जी पलट गई। ममता बनर्जी के बारे में याद है कि आज भी उनकी छवि बड़ी साफ सुथरी है, लेकिन जिस तरह से करप्शन के चार्जेस उनके सहयोगियों पर लग रहे हैं, कैसे देखेंगे इसको? नहीं, करप्शन के चार्ज जीरो से नहीं लगते। और जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, शारदा से लेके नारद वाले, उनमें चीज़ें हवा की नहीं हैं। उसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इनके मंत्री तक जेल गए, वो अपनी जगह है। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये असल में देखने की चीज़ है। और वो परिवर्तन क्या सिर्फ ममता के अंदर ही हुआ है या बंगाल के अंदर भी हुआ है? 5 साल की अवधि कितनी बड़ी होती है, क्या होती है, ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं, ये हम आप भी जानते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जितनी उम्मीद ममता से की जा रही थी या बंगाल की जितनी ख़राब हालत थी, उस हिसाब के बदलाव बंगाल में नहीं हुए हैं। और जो चीज़ें थोड़ी धनात्मक हुई भी होंगी या हुई हैं, उनसे ज़्यादा ऋणात्मक चीज़ें हुई हैं। और उसकी एक बड़ी वजह मुझे लगता है कि जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो शायद सही है कि खुद ममता के अंदर बदलाव हुआ है। और वो बदलाव ये है कि उनकी कार्यशैली और भी सेंट्रलाइज होती गई है। वो सारे फैसले अपने पर कर रही हैं और फैसले में फिर वो भतीजा और जाने इस किस्म के लोग आने लगे जो उनके इर्द गिर्द कभी नहीं थे। और जो करप्ट लोग पकड़े गए हैं, उनके अलावा अभी कितने करप्ट उनके आसपास हैं। पर क्या इसका चुनाव का मुद्दा रहेगा? आपको लगता है लोगों के मन पर इस मुद्दे का असर है? मुझे अभी लग रहा है कि अभी भी जो पिछले लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट हैं, हालांकि उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर था, खुद बीजेपी के लोगों के लिहाज से, लेकिन जिस किस्म की लड़ाई अब बन गई है, उसमें अभी भी जो बदलाव वाले लोग हैं वो ममता के मुकाबले कमज़ोर दिखाई दे। चाहे कांग्रेस और लेफ्ट हो, वो थके हारे लोग हैं, उनका जमावड़ा है, उनकी अपनी ताकत जो भी रही हो, लेकिन उनमें उत्साह ये कि हम आके बंगाल में कुछ कर देंगे, ये न उनको कहने का मुंह है, न ये वो संगठन के तौर पे लड़ने की स्थिति में है। बीजेपी जो एक उत्साही फौज थी, लोकसभा चुनाव के बाद लग रहा था कि बीजेपी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ रही है और ख़ासतौर से अल्पसंख्यकों का भी जमावड़ा बीजेपी की ओर था। ठीक ठाक अमित शाह ने जब शुरुआत की तो उस समय तो लग रहा था कि बीजेपी की तरफ एक नई ताकत उभर के आ रही है। और जो उत्साह ममता के लिए पहले था परिवर्तन नाम से, उस किस्म का कोई बदलाव बीजेपी के लिए होगा। लेकिन कुछ लोकल बीजेपी का फेल्योर है, कुछ सेंट्रल लीडरशिप अन्य कामों में व्यस्त रहे, कुछ मोदी का ग्राफ हो सकता है गिरा हो लोगों के मन में। सहमत है आप इस बात से कि थोड़ा बहुत जाहिर तौर पर जो लोकसभा चुनाव में एक उम्मीद जगाई थी बीजेपी की तरफ से, वो उम्मीद थोड़ी शायद कमजोर पड़ी है? देखिए, लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं। लोकल विधानसभा के चुनाव विधायकों के लिए, लोकसभा के कई सारी विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, तो मुद्दे बदल जाने से राष्ट्रीय मुद्दे और राज्य के मुद्दे, इनमें बड़ा अंतर होता है। उसके हिसाब से मतदाता का मानस भी बदल जाता है। और विधानसभा में चुनाव में बहुत स्थानीय स्तर के मुद्दे भी बड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे बंगाल में परिवर्तन की ही बात करें, जिस पर वो आई, ममता जी आई, तो परिवर्तन के लिहाज से अगर आप देखें तो जिस सिंगूर के मसले पर ममता जी उभरी बंगाल की राजनीति में, सिंगूर में टाटा के प्लांट को लेकर जो जमीन, आज भी उन किसानों को जमीन वापस नहीं मिली है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं नहीं है, बल्कि बंगाल जो कि बड़ा समृद्ध राज्य हुआ करता था किसी युग में, और वहाँ से पूंजी का पलायन अभी भी जारी है। बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, बंगाल में क्राइम बढ़ा है। आपने क्राइम की बात की, इसलिए मैं एक मुद्दा जरूर उठाना चाहूँगा, बहुत शर्मनाक मुद्दा है। और जब हम परिवर्तन की बात करते हैं बंगाल में, तो एक चीज़ जो शायद नहीं बदली वो ये है कि बंगाल की राजनीति में हिंसा, जो खबर अभी 2 दिन पहले आई है, वो ये है कि मुर्शिदाबाद में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, एक व्यक्ति ने, क्योंकि टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन करने से मना कर दिया, उसकी 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। ये कितनी शर्मनाक राजनीति, किस हद तक
बंगाल की राजनीति नीचे गिरेगी? देखिए, ममता बनर्जी विरोध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही। वामपंथियों से भी ज़्यादा और कड़ा स्टैंड उन्होंने लिया है। एक प्रोफेसर ने कोई एक कार्टून मेल पर भेज दिया लोगों को, आपने उसको अरेस्ट कर लिया। एक गरीब किसान को जिसने खाद के दाम क्यों बढ़ गए उस पर सवाल किया, उसको आपने जेल में भेज दिया। इतनी कई घटनाएं ऐसी हुई है। फिर मालदा में जो हुआ, खासतौर पे बंगाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र कलियाचक थाना जिस तरह से जला गया और जिस तरह की अराजकता वहाँ फैली और पुलिस ने कुछ नहीं किया, ममता जी ने कहा कि लोकल इशू है, उससे नाराजगी है। कुल मिलाकर अगर आप देखें, बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। हालांकि ममता जी कह सकती कि जंगल महल में माओवादियों पे कंट्रोल कर लिया, दार्जिलिंग में उन्होंने जो है पृथक राज्य को कंट्रोल कर लिया, लेकिन कुल मिला के बंगाल आज उत्तर प्रदेश के बाद महिलाओं से अपराध के मामले में सबसे ज्यादा अपराध की संख्या है उसकी। और ये सबसे बड़ी बात है। और ममता बनर्जी की सरकार अगर महिलाओं को सुरक्षा महसूस नहीं करने दे रही, अगर 10 साल की बच्चियों के साथ राजनीतिक बदला लेने के लिए बलात्कार हो रहे हैं, तो ये राजनीति का सबसे निकृष्टतम जो है कि उसका चेहरा है, जो पश्चिम बंगाल में फिलहाल दिखाई दे रहा है। इस पर और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। आइए ही मैडम, क्या दिखाऊं आपको? पहले बताइए, आप BIS सर्टिफाइड ज्वेलर हैं? क्या जी? आपकी ज्वेलरी पर BIS और हॉलमार्क का निशान है? हैं? आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है? आप जासूस है क्या मैडम? जी नहीं, एक जागरूक ग्राहक। आप भी जागरूक ग्राहक बनिए। ज्वेलरी की खरीदारी करते समय ये सब जरूर जांच लें। जागो ग्राहक जागो। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जनादेश में हमारा खास फोकस पश्चिम बंगाल की राजनीति पर है। पश्चिम बंगाल की बात होगी तो भला ममता दीदी की बात कैसे नहीं होगी। ममता दीदी की छवि से लड़ने में भाजपा भ्रष्टाचार को विकास की अधूरी तस्वीर को लेकर चुनावी मैदान में इस बार उतर रही है। वामदल और कांग्रेस साथ मिलकर ममता को सत्ता से बाहर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी का ही सहारा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी विचारधारा और दल ज्यादा प्रभावी थे, कभी कांग्रेस का वर्चस्व राज्य में बना रहता था।
फिर वाम दलों का दौर आया। ऐसे में ममता बनर्जी राज्य की राजनीति में उभरी, कांग्रेस के दबदबे के खिलाफ खड़ी हुई, आलाकमान से बगावत की और अलग पार्टी बना डाली। तृणमूल कांग्रेस ने 2011 में राज्य की कमान संभाली। अब ममता पार्टी और सरकार की सर्वे सर्वा हैं। हालात ये हैं कि कोई दूसरी कतार का नेता तृणमूल कांग्रेस में दिखता नहीं है। She told the electorate that please think that there are 294 seats in West Bengal, that I am standing in all the constituencies. So my face is the only face. So that was her utterance. साल 2011 में तृणमूल घोषणा पत्र पर पार्टी का चुनाव चिन्ह था, लेकिन 2016 में यह ममता की तस्वीर चस्पा है। ममता तक सीमित होती बंगाल की राजनीति भारतीय परिप्रेक्ष्य में हैरान तो नहीं करती है, लेकिन लोकतंत्र में विचारों और मूल्यों की जगह व्यक्ति का हावी होना एक अनजाना डर जरूर पैदा करता है। She is delivering the good. So who can only deliver the goods? She can only stay. So that psychology has been totally understood by Mamta ji, and that is her key to success, I think. ममता बनर्जी का बढ़ता वर्चस्व और दूर होती आवाम वाम मोर्चा के लिए चिंता बन गई है। वजह यही है कि विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा ने राज्य में अपने कटु प्रतिद्वंदी कांग्रेस से हाथ मिला लिया। अब वाम दलों ने खुद शासन की कमान की मांग और आस छोड़ दी है और प्रदेश में एक सेकुलर जनवादी सरकार की मांग के साथ वोटरों के बीच है। वो जो जोट बनाया है, ये जोट भी कम नहीं करेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो आदमी कांग्रेस किया है वो कभी सीपीएम को वोट नहीं देगा, और जो आदमी सीपीएम किया है वो कभी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये बात बहुत अच्छा तरफ से नेता भी जानते हैं, लेकिन ओनली टू शो द पीपल दैट वी आर यूनाइटेड, बट दिस यूनिफिकेशन इज द वे ऑफ डाइवर्शन। राज्य में वाम अपनी चुनौती को किसी एक की व्यक्तिगत छवि से दूर विचारधारा पर खड़ा करने में लगा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस शारदा और नारद से छिटककर ममता की छवि पर केंद्रित हो गई है। पश्चिम बंगाल के राजनीति में विचारधारा और दलों का वर्चस्व एक छवि के तिलिस्म को तोड़ने में उठ खड़ा हुआ है। राजनीति की राह बड़ी पेचोखम से भरी होती है, सियासत की राह बहुत मोड़ों से होकर गुजरती है। लेकिन अगर ममता बनर्जी ये कहे कि 294 सीटों पर वह खुद चुनाव लड़ रही हैं, तो ये कहीं न कहीं उनके अति आत्मविश्वास को और उनके तानाशाही भरे रवैये को भी दिखा सकता है, और कहीं न कहीं इससे ये भी संकेत जाता है कि उनके पास जनता के सामने पेश करने के लिए कोई साफ सुथरा दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है। कैमरामैन सत्यप्रकाश दुबे के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज़, पश्चिम बंगाल। ये हमारी रिपोर्ट थी और अरविंद जी और जगदीश जी हमारे साथ बने हुए। अरविंद जी, ममता की छवि तो बहुत बड़ी हो चुकी है शायद, और जिस तरह से अकेले एक छत्र वो राज कर रही हैं, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या लेफ्ट और कांग्रेस मिल करके भी टक्कर देने की स्थिति में आपको नजर आता है? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि ये टीम संगठन के हिसाब से, सब जगह पहुंच के हिसाब से तो शायद ठीक ठाक है, और बंगाल का जो सोशल कंपोजिशन है, खास तौर से मुसलमानों की आबादी का राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ऊपर होना, वो भी इसको सूट करता है, क्योंकि ममता के मुकाबले वो अपने को सेकुलर कह सकता है, और फिर वो मुसलमान वोट, जैसे बीजेपी को ये तकलीफ है कि उसको मुसलमान वोट जल्दी नहीं आएंगे। लेकिन संगठन के हिसाब से और उत्साह के हिसाब से ये मोर्चा मेरे हिसाब से एकदम अभी ममता के आगे कहीं नहीं ठहरता। उस कंपैरिजन में बीजेपी का उत्साह हो सकता है कि हम नए हैं और परिवर्तन नहीं हुआ तो हम कुछ करें। इस मोर्चे के पास जो मोर्चा बना है, संगठन और बाकी ताकत होगी, लेकिन उत्साह उनमें कहीं नहीं है, और लीडरशिप का भी सवाल उनके यहाँ वैसे ही रहेगा। ममता के यहाँ वो कोई झमेला नहीं है, और अल्पसंख्यक वोटर भी मेरे ख्याल से ममता अगर बीजेपी के साथ जाती, इस पूरे अवधि में कहीं दिखता के साथ उनके जा रही हैं, तो अल्पसंख्यक वोट का असर होता। अल्पसंख्यकों में ये जो डर वाला पॉलिटिक्स है, ये एक एंगल है, लेकिन उससे बड़ा एंगल मुझे लगता है बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में खास कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने लेफ्ट को ज़्यादा नुकसान किया। सच्चर कमेटी ने जब ये बताया कि मुल्क में मुसलमानों की हालत क्या है, तो और बंगाल, खास तौर से बंगाल की हालत क्या है, पढ़ाई में, हेल्थ में, तो सारे इंडिकेटर्स के बाद फिर मुसलमानों को ये अंदर ये लगा कि लेफ्ट जो भी कहती रही, लेकिन उसने किया कुछ। लेकिन एक बड़ी बात जगदीश जी, खास करके अगर लेफ्ट और कांग्रेस की बात कर देखें तो आरोप ये जो अनौपचारिक आंकड़ा वो ये कहता है कि सीपीएम के राज में, लेफ्ट के राज में
55,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं हुई, तो वो 55,000 परिवार, वो 55,000 जो लोग होंगे, वो कैसे देख रहे होंगे इस गठजोड़ को कि क्या ये तमाशा है? उसमें से 20,000 हत्याओं की बात तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने खुद विधानसभा के पटल पे रखा था ये डाटा। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के साथ सीपीएम को सर्वाइवल के लिए किसी के साथ तो हाथ मिलाना था, और जैसा कि अभी आपके एक विश्लेषक कह रहे थे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो सीपीएम का वोटर है वो कभी कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, कांग्रेस का वोटर सीपीएम को कभी वोट नहीं करेगा। दूसरे राज्यों में तो ये संभव है, बंगाल में ये संभव नहीं है। जिनकी इतने लोग मारे गए हों, जिस पार्टी के इतने कार्यकर्ता मारे गए हों, उस पार्टी के लोग वोट नहीं करेंगे। इसलिए कांग्रेस और सीपीएम का ये जो गठबंधन है ये टिकता नहीं। अरविंद जी ठीक कह रहे हैं, और ये कहीं ताकत में भी नहीं है और उत्साह में भी नहीं है। उन्होंने वोट प्रतिशत का गणित लगाया कि कांग्रेस को 9% मिले थे और उनको 23% मिले थे, मिलाकर हम पहुंच जाएंगे ममता बनर्जी के नहीं, या पॉकेट्स हैं थोड़े कांग्रेस, ये नहीं चलेंगे। अच्छा, फिर जो मुस्लिम मतदाता है उसके लिए ममता बनर्जी ने स्कॉलरशिप और ये न जाने क्या क्या किया हुआ है, बल्कि एक अजीब और माने एक अच्छा भाजपा के लिए बहुत सकारात्मक चलन है कि सीमावर्ती जिलों में और अनेक मुस्लिम भाजपा में शामिल हुए हैं, और लगता है कि भाजपा की सूची में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने वाली है। वो वोट कितने होंगे वो बाद में पता चलेगा। लेकिन जैसा एक बड़ी दिलचस्प बात जिस पर हमने बार बार कहा कि भाई जाहिर तौर पर कांग्रेस का वोटर कभी भी सीपीएम को वोट नहीं करेगा, सीपीएम का वोटर कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, लेकिन वोट सबको करना जरूर है। इसलिए चुनाव आयोग भी लगातार तैयारी कर रहा है। चुनाव हो तो मतदाताओं तक पहुंचने की होड़ जो है वो हर पार्टी की रहती है, और वोटरों को मतदान केंद्र तक खींच लाने की चाहत सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की नहीं बल्कि चुनाव आयोग की भी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने ऐसी कई पहल की हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए और लोगों के बीच मतदान के महत्व को समझाने के लिए चुनाव आयोग ने पश्चिमी बंगाल में कई तरह के तरीके अपनाए हैं। युवाओं और महिलाओं के लिए चुनाव आयोग ने खासा जोर लगाया है। ऐसे मतदाताओं के लिए न सिर्फ दीवारों पर लगे पोस्टरों, होर्डिंगों और मीडिया में विज्ञापन ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी वीडियो को यूट्यूब के जरिए भी मतदाताओं तक पहुंचाया जा रहा है। कलाकार भी लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं और यातायात सिग्नल पर भी मतदाताओं से अपील करने वाली घोषणाएं की जा रही हैं। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन यानी कि स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे यह अभियान मतदाताओं को शिक्षित बनाने और भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर है। देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और अपनी पसंदीदा सरकार चुनने का एकमात्र हथियार मतदान ही तो है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विराट कोहली आजकल पूरे देश के हीरो हैं, कल के मैच के भी हीरो थे। उनकी तस्वीरें लगाकर वो युवा वोटर को कहा जा रहा है कि आइए वोट दीजिए। तो जब विराट कोहली देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो कम से कम मतदाताओं को भी चाहिए कि निकले और वोट करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम नजर डालेंगे चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अब तो अपने गांव में संपर्क सड़क के किनारे वृक्षारोपण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। हाँ, मगर देखो, सड़क के दोनों तरफ छायादार पेड़ होने से हरियाली बढ़ती है, साथ ही सड़क के किनारों पर टूट फूट भी नहीं होती। पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ जो लेती हैं। सड़क किनारे पेड़ों से किनारों पर मजबूती है, हरियाली संग लाई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था
जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब नजर डालते हैं आज की चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। असम में पहले दौर के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने लखीमपुर में तो मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने उदालगिरी जिले में चुनावी रैलियां कर लोगों से पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। राहुल गांधी मंगलवार को तो अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को असम में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तीसरे दौर में 21 अप्रैल को राज्य की 62 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। डीएमडी के अध्यक्ष विजयकांत की पत्नी और पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष प्रेमलता के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक रैली में लोगों को वोट के बदले नोट लेने के लिए उकसाया। केरल विधानसभा चुनाव के लिए एलडीएफ के 2 दलों सीपीएम और सीपीआई के बीच सीटों को लेकर समझौता हो गया है। समझौते के मुताबिक सीपीआई 92 और सीपीआई 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवारों की घोषणा 30 मार्च को की जाएगी। केरल में भाजपा के चुनावी अभियान को गति देने के लिए आज कझाकोटम विधानसभा में पार्टी की चुनावी समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन वरिष्ठ भाजपा नेता ओ राजगोपालन द्वारा किया गया। तमिलनाडु में सीट बंटवारे को लेकर डीएमके और कांग्रेस के बीच गतिरोध बना हुआ है। इसी बीच टीएनके ने आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष डीएमके को समर्थन देने का ऐलान किया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत करते हुए पार्टी के राज्य प्रभारी मुरलीधर राव ने चेन्नई में पार्टी प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर टी नगर से पार्टी उम्मीदवार एच राजा ने कहा कि चुनाव में पीडब्ल्यूएफ और डीएमडी के गठजोड़ का कोई असर नहीं पड़ेगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए चुनाव आयोग ने कृष्णागिरी जिले में एक दुपहिया वाहन रैली का आयोजन किया। जिला अधिकारी और चुनाव अधिकारी कथीरावन ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तमिलनाडु में एआईएडीएम के चीफ जयललिता के आवास पर पार्टी के टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों के इंटरव्यू 8वें दिन भी जारी रहे। टिकट बंटवारे से पहले पार्टी ने राज्य भर से पार्टी कार्यकर्ताओं से आवेदन मंगाए थे। अब तक 26,000 से भी ज्यादा आवेदन पार्टी को मिले हैं। आज की चुनावी सुर्खियां थी और इसी के साथ जनादेश में आज बस इतना ही। अरविंद जी और जगदीश जी, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बस इतना ही, फिलहाल इजाज़त दीजिए, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफ़र लगातार जारी है। हम आपको ये भी बता दें कि आपसे रोज़ मुलाकात होती है इसी वक्त 7:30 बजे। तमाम चुनावी खबरों को लेकर जनादेश देखते रहिए, डीडी न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।